हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैंने क्या किया, गोल्डन ग्लोब्स होने के बाद मैंने उस कैटेगरी को देखा जिस कैटेगरी में आरआर को नॉमिनेशन मिला था। वो था फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। और आरआर को एक ही गोल्डन ग्लोब मिला, वो था ओरिजिनल सॉन्ग का। नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब मिला, लेकिन बेस्ट फिल्म नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि उस कैटेगरी को देखते बाकी की फिल्में कौन सी उसमें नॉमिनेट हुई थी और कौन से कंट्री से नॉमिनेट हुई थी, उसको थोड़ा देखते हैं। तो आरआर तो देखिए आपने, मैंने भी देखी है, और कितनी पसंद आई लोगों को, विदेशी लोगों को भी कितने पसंद आया हमें मालूम है। लेकिन वो फिल्में कैसी थी जो नॉमिनेट हुई थी, वो भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। और जो जीती थी वो अर्जेंटीना 1985 ये फिल्म जीती थी, और मैंने वो भी देख लिए। और एक फिल्म देखी इसमें से, वो अर्जेंटीना की फिल्म है। और दूसरी जो फिल्म मैंने देखी जो जर्मनी की, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये पहले महायुद्ध की कहानी, ये फिल्म मैंने देखी। और बाकी की दो फिल्में अभी तक देखी नहीं, लेकिन थोड़ा मैं बाद में बता क्यों नहीं देखी। क्लोज बेल्जियम की फिल्म है एक, और डिसीजन टू लीव साउथ कोरिया की फिल्म है। तो मैं आपको पहले जर्मनी की फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट उसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ये पहले महायुद्ध की कहानी है, किस तरह जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो लड़ाई हुई थी, और किस तरह सैनिकों को पेट्रियोटिज्म की, नेशनलिज्म की घुट्टी पिलाई जाती थी, और उनको मतलब लिटरली मरने के लिए युद्ध में भेजा जाता था, ताकि उनका मकसद खासकर जर्मनी साम्राज्यवादी था और यूरोप पे कब्जा करना चाहता था। तो ये एक्चुअली जर्मन सैनिकों की कहानी, जिनको मरने के लिए हिटलर ने छोड़ दिया था, लड़ाई में जाओ मरो, ताकि वो दुनिया पे कब्जा कर सके। तो ये ऐसी बहुत सारी मैंने फिल्में देखी, फर्स्ट महायुद्ध पे और सेकंड वॉर पे भी। तो ये फिल्म मुझे उससे मतलब बढ़िया नहीं लगी हॉनेस्टली। इसमें मतलब है इसमें ज़्यादा डायलॉग नहीं है, ज़्यादातर कैमरा पर्सन है ना, वो आपसे बात कर कैमरा थ्रू ही बात की, डायलॉग्स इसमें कम है। लेकिन इसमें रियल परिस्थिति बताई। स्टार्टिंग ऐसी होती है कि किस तरह सोल्जर मारे जाते थे युद्ध में, फिर उनकी बॉडी से सब उनके कपड़े निकाल देते, उसको धोते थे, वॉश करते थे, फिर उसको वापस सी के, और दूसरे सोल्जर जो आते थे, दूसरी बैच जो लड़ने के लिए, उसको वो दिए जाते थे। फिर वो मरने का फिर से उसको निकाला जाता, तीसरी बैच आती, तीसरे को वही सेम कपड़े दिए जाते थे, शायद उनके हथियार भी दिए जाते थे। तो इस तरह वो पैसे बचाने के लिए, वॉर में पैसा की ज़रूरत तो पड़ती है, तो पैसे बचाने के लिए ये करते थे। तो और ये सैनिक ऑब्वियसली इनको नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की घुट्टी पिलाई होती, तो उनको लगता हम कुछ कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे, तो जाके सीधा मतलब वॉर में जाके मरते थे। और ये जो पहला महायुद्ध था ना, बहुत ही अमानवीय था। और इसमें जो एक हथियार था, जैसे एक गन हम पबजी में यूज़ करते, इसमें से आग निकलती है, वो एक्चुअली पहले महायुद्ध में यूज़ किया था उन्होंने। और जो सैनिक घायल होते थे या जिनको गोली लगती अभी भी जिंदा, उनको जलाने के लिए वो उसको यूज़ करते थे। बाद में उसमें बैन लगा दिया गया। और बहुत सारे हथियार ऐसे थे जिस तरह से कुछ गैस का भी यूज़ किया जाता था। ये सब नहीं किया, इसमें बताया गया कि किस तरह से वो कितना ब्रूटल वॉर था, और सैनिक कैसे मरते थे, और बचने का चांसेस बहुत कम थे। इसमें जो हीरो है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है पॉल करके, वो आखिर तक कैसे बचता है कि एक्चुअली लक से बचता है वो। बाद में सब लड़ाई देखने के बाद इसकी एक ही इच्छा रहती, घर पे जाए, कैसे भी घर पे जाए। और फिर भी लास्ट में क्या घर पे पहुंच पाता या नहीं पाता। एक जगह वो उसको खुशी होती कि बाबा वॉर ख़त्म हो गई, और बस सिर्फ फ्रांस को और जर्मनी के सामने आके साइन करना होता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप, और साइन कर दो, एक दूसरे के जो कंडीशंस मान लो, फिर वॉर ख़त्म। जर्मनी के सैनिक अभी मरने लगते, तभी जर्मनी को थोड़ा एक आदमी बोलता है कि अभी थोड़ा अपने को युद्ध रोकने की ज़रूरत है, तो वो साइन करते भी है। लेकिन फिर क्या होता है, तो वॉर रुक भी जाता है, लेकिन फिर वापस चालू होता है। और इस पॉल के साथ क्या होता है, उसके दोस्तों के साथ क्या होता है। मूवी में मुझे एक ही सीन अच्छा लगा एक्चुअली, जब पॉल है ना एक फ्रेंच सैनिक को चाकू से मारता है, 2-3 बार वार करता है, लेकिन
सैनिक मरता नहीं, वो सिर्फ उसकी आवाज़ से उल्टी करने लगता है खून की, तो उससे परेशानी होती है। मिट्टी लेके मुंह में भरने की कोशिश करता है, इसके बावजूद तो रुकता नहीं, उसकी आवाज़ आने लगती। फिर वो उसको उसको खुद को दया दी, क्यों मैंने ऐसे किया, कि ये भी दूसरे कंट्री का सैनिक है, मैं भी सैनिक हूँ, सिर्फ अभी क्या होगा, मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मारता, इसलिए वो मारता है। लेकिन उसको बुरा लगता है तो उसको आखिर में पानी भी पिलाता है, और उसके पॉकेट में से जब फ़ोटो निकालते तो उसको उसकी बीवी का और बेटी का, शायद बेटे का तस्वीर दिखता है, तो उसे बुरा लगता है बहुत। तो वो सीन मुझे सिर्फ इसमें अच्छा लगा। बाकी फिल्म थोड़ा स्लो है, 2 घंटा 7 मिनट की फिल्म है, इसके बावजूद मतलब मुझे बहुत बड़ी लगी क्योंकि काफ़ी स्लो है। और यकीन मानो इससे कई ज़्यादा फिल्में देखी हैं मैंने इस पे, इसी सब्जेक्ट पे, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे इतना इस फिल्म ने इम्प्रेस नहीं किया। और आरआर जो अपनी फिल्म है इंडियन, वो कमर्शियल फिल्म है और वो एक्चुअली हिस्टोरिकल फिक्शन है। तो दोनों को एक ही कैटेगरी में सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी है, लेकिन दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो काफ़ी रियलिस्टिक फिल्म थी जर्मनी की, और ये बहुत ही कमर्शियल। ये मूवी तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा कि फिर अर्जेंटीना की मूवी देखते हैं। अभी बात करते हैं अर्जेंटीना 1985, जिस मूवी ने अवार्ड जीता, गोल्डन ग्लोब बेस्ट मूवी फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में अवार्ड जीता इस मूवी ने। तो मैंने सोचा पहले इसी के देख लो, बाकी तो बाद में, क्योंकि जर्मन मूवी देख के तो मैं बोर हो चुका था। तो अर्जेंटीना का देखते हैं। तो अर्जेंटीना का मूवी जो उसके बारे में, उसकी सैनिक शासन था उसके बारे में। तो अर्जेंटीना 1983 दिसंबर को आज़ाद हुआ था, उससे पहले उस पर मिलिट्री राज था। और अर्जेंटीना के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहता था, जो कमांडर थे सैनिक शासन में, उन्होंने जनता पे बहुत ही अत्याचार किया था, मर्डर्स, रेप वगैरह बहुत घिनौनी हरकत की थी। तो अर्जेंटीना के कुछ लोग चाहते कि उन पे केस हो, और वो केस सिविल कोर्ट में वो केस चले। लेकिन जो कमांडर जिन पे केस हो उन्होंने किया है, वो चाहते कि वो मिलिट्री के लोग थे, इसलिए वो मिलिट्री के कोर्ट में केस हो। 7 महीने हो चुके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बाद, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही। तो 7 महीने बाद क्या होता है, ये वकील को चुनते, हुलियो ट्रासेरा जो मेन कैरेक्टर इस फिल्म का, उसको सरकारी वकील की तरह उसका चुनाव हो जाता है। फिर होता ये कि ये ट्रासेरा वकील जो मजबूर होता है एक्चुअली ये केस लेने के लिए, काफ़ी डर जाता है। इतना डर जाता है कि वो अपने बेटे के बॉयफ्रेंड पे भी शक करने लगता है कि कोई जासूस है, या कोई उसके घर के आसपास उसकी निगरानी कर रहा है, और उसकी मजबूरी होती है, उसे लेना ही पड़ता है। और एक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर भी उसको दे देते हैं उसके साथ केस लड़ने के लिए, और नौजवान भी उसको ज्वाइन करते वकील की तरह, जो इस केस में उसकी मदद करते हैं। सब ने एक भी केस लड़ाने होता है, और फिर भी ये केस लड़ने की कोशिश करते हैं। फिर किस तरह ये केस लड़ते हैं, और किस तरह वो उजागर होता है कि वो शासक जो थे, मिलिट्री शासक अर्जेंटीना के, उन्होंने कैसे कैसे रेप किया था, मर्डर किए थे, कितना मतलब घिनौनी हरकतें की थी, ये एक एक सामने आते हैं। लेकिन कोई भी कैरेक्टर इस फिल्म का मुझे टच नहीं किया, या कहीं भी जब वो गवाह कोर्ट में आते और बताते कि कितना गंदा व्यवहार हमसे हुआ, तो वहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कुछ ऐसा, मतलब बुरा लगना चाहिए कि भाई इतना बुरा होगा। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल लोग थे उनके बारे में सहानुभूति है मेरे, लेकिन फिल्म को देख के मुझे ऐसा नहीं लगा। या ट्रासेरा जब उसको केस मिलता है या बेटी के बारे में वो चिंतित है, तो ऐसा मतलब कुछ लगा ना। टेक्निकली फिल्म अच्छी है, लेकिन कैरेक्टर मुझे इतना टच नहीं किया। या फिल्म बोला नहीं, ये भी फिल्म देखने में मुझे थोड़ा नींद आ रहा था, लेकिन मैं देखना चाहता क्यों मिला। तो ये सिर्फ इसको, शायद इसको अवार्ड इसलिए मिला कि ये अभी गोल्डन मतलब वर्ल्ड की फिल्में जाती है, और सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो पूरी दुनिया को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, या दुनिया इसके बारे में जानना चाहती। अभी आरआरआर को क्यों मिला, क्योंकि दुनिया इसके बारे में जानना चाहती कि ब्रिटिशों ने इंडिया को रूल किया था, लेकिन वो फिक्शन है, हिस्टोरिकल फिक्शन है,
ये कैसा, ये ओरिजिनल कहानी थी, ये एक्चुअली केस हुआ था, वो ट्रासेरा नाम का वकील सही में था, तो इसलिए शायद इसको अवार्ड मिला। और फिल्म टेक्निकली अच्छी है, डायलॉग्स वगैरह मतलब स्पेनिश में हो और हिंदी में भी डबे आप देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता नंबर 1 का इसको अवार्ड क्यों मिला। आरआरआर अच्छी फिल्म है, और सिर्फ इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जो उसके 2 हीरो है वो काफ़ी सुपर हीरो जैसे, और फिर भी वर्ल्ड ऑडियंस को अच्छा लगा, और काफ़ी कमर्शियल फिल्म है। बाकी की फिल्में इतने शायद इतनी कमर्शियल नहीं लगेगी आपको, या हो सकता है जिस तरह की फिल्में साउथ इंडियन लोग देखते हैं उनको तो अच्छी नहीं लगी, और काफ़ी स्लो, और वो बोलेंगे आरआरआर को मिलना चाहिए था ऑब्वियसली। बाकी के 4 फिल्म मैंने तो सिर्फ 2 ही देखी है, 2 ही फिल्मों में बोर हो गया, तो बाकी के और 2 देखनी बाकी, मैं देखूंगा बताऊंगा भी आपको, देखने की मतलब मैं देख सका तो देख लूँगा। तो ये बात है, अगर फॉरेन कैटेगरी में फिर से ऑस्कर में नॉमिनेट होती है फिल्म, तो उसको मिलने के चांसेस कितने बहुत कम है, ज़्यादा उम्मीद मत रखो। 2-3 अवार्ड मिल सकते, शायद गाने का ही मिल जाएगा, या दूसरे के नॉमिनेशन देखना पड़ेगा पहले, ऑस्कर का नॉमिनेशन आने के बाद कितने कैटेगरी में उसको नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का भूल जाओ आप, क्योंकि एल्विस टॉप गन को भी बेस्ट का नहीं मिला, द फेबल्समैन स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किए, उस फिल्म को बेस्ट फिल्म मिलना, तो बहुत चांसेस उसको ही मिलेगा। और एल्विस को नहीं मिला बेस्ट फिल्म, उसको तो मुझे लगा था मिल जाएगा, ऐसा लगा था मुझे, और टॉप गन को भी नहीं मिला, तो मतलब इसको तो आरआर को उस कैटेगरी में नहीं मिला। हाँ, फॉरेन फिल्म कैटेगरी में लकीली मिल सकता है। देखो मेरा ये मानना है, मेरा ओपिनियन ये है, आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, खासकर साउथ इंडियन ऑडियंस को, तेलुगु ऑडियंस को, फॉरेन फिल्म कैटेगरी में मिल सकता है, तो उसमें भी चांसेस कम है। बाकी के 1-2 अवार्ड मिल जाएंगे ऑस्कर, देखते हैं। अभी गोल्डन ग्लोब तो एक मिला है, ऑस्कर एक मिल जाएगा, लेकिन वो पहला ऑस्कर देगा, क्योंकि इससे पहले इंडियन फिल्म को कभी ऑस्कर मिला नहीं, तो उसमें खुशी मान लो, और अच्छी फिल्में बनाओ, और ऑडियंस के लिए फिल्में बनाओ, इसके लिए मत बनाओ ऑस्कर मिलेगा या गोल्डन ग्लोब्स मिलेगा। हम नहीं चेंज होंगे, हम उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, हम उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। ओके, ये मैं मानता हूँ। ये था मेरा ओपिनियन, कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फ्री चैनल है, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। ओके, अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक टाटा बाय बाय।